नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोने में है, जहां पर कुछ चॉपिनेस के साथ एक रेंज बाउंड ट्रेंड अब बनता हुआ नजर आया है। लेकिन सवाल सब लोग अब यही पूछ रहे हैं कि हमने 1 लाख का सोना देख लिया है, अब यहां से सोना कितनी मुनाफा वसूली दिखा सकता है, नीचे में क्या सपोर्ट्स हैं और जो लेना चाहते हैं वो अब यहां पर क्या करें। हम एग्जैक्टली इसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर यूएस वियतनाम डील की और इसके मायने भारतीय इंडस्ट्री के लिए क्या है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर। साथ ही बात करेंगे सरसों की, जहां पर मांग बढ़ी है और दाम भी चढ़ते हुए नजर आए हैं। यहां पर आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर भी होगी बात। हमारे साथ मौजूद हैं एल्गोपाल एंड सन्स ज्वेलर्स के सीईओ एंड पार्टनर विकास सोनी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, एनबीएसएल के एमडी निवेदन चूरीवाल। हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की कर लेते हैं। और अजय, कैसे देखते हैं अब आप गोल्ड के प्राइसेस? बिकॉज लाख के नीचे तो है, लेकिन लोग अभी भी शायद साइडलाइंस पर इंतजार कर रहे हैं, ये सोचकर कि प्राइसेस शायद और नीचे आएंगे। आप क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं जुलाई के महीने के लिए और इस क्वार्टर के लिए? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल, अगर हम सोने की बात करें तो फर्स्ट हाफ काफी शानदार रहा, जहां पे हमने 26-27% का एक अच्छा खासा गेन आते हुए देखा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण डॉलर इंडेक्स था, जो 50 साल में फर्स्ट हाफ के अंदर 10.5% की सबसे बड़ी गिरावट आते हुए देखी। ये काफी था। साथ में हमने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ कंसर्न्स को होते हुए देखा, जियो पॉलिटिकल टेंशन को होते हुए देखा, इसलिए फर्स्ट हाफ तेजी का था। बट सेकंड हाफ मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है। हालांकि जब तक $3500 का लेवल इंटरनेशनल में नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी है फिर से हम 3100 3120 तक का लेवल देख पाए। क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रशिया यूक्रेन तो आज नहीं, पिछले 3 साल से चल रहा है कंटिन्यू। बट इजराइल, ईरान, यूएस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी हद तक सीज फायर और कूल ऑफ हो रहा है। डॉलर इंडेक्स जिस ढंग से गिरावट दिखाया है, अब एक टेक्निकल पैटर्न जिसको मैं हार्मोनिक पैटर्न बोलता हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक संकेत होता है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। वहीं टैरिफ की अगर बात करें तो यूएस चाइना, यूएस इंडिया, यूएस वियतनाम, कहीं ना कहीं अब यूएस भी थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको भी हम बोल सकते हैं कि जल्द है कि जल्दबाजी में ये टैरिफ का जो डेडलाइन आ रहा है उससे पहले पहले ये फिनिश ऑफ हो जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने फैक्टर्स फर्स्ट हाफ में सपोर्ट कर रहे थे वो अब मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंटरनेशनल में जब तक 3500 तो बहुत दूर है, बट 3420 का लेवल भी नहीं तोड़ता है, नीचे में मुझे लगता है 3280 से 3220 तक का इमीडिएट रेंज दिखाई देता है जुलाई मंथ के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि रुपए में अगर गिरावट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट पे भी सोने में 98,500 का हायर साइड 99 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि सपोर्ट 93,500 तक का लेवल दिखाई दे सकता है। ऑलराइट, तो अगर आपको खरीदना है तो सोने में कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। 93,500 अजय को लगता है कि एक सपोर्ट आएगा, वहां पर आप खरीदें। हमारे साथ एल्गोपाल एंड सन्स ज्वेलर्स के सीईओ एंड पार्टनर विकास सोनी हैं। विकास जी नमस्कार। सबसे पहले आपकी भी सेंस लेना चाहेंगे, आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। मेरा बहुत हद तक अजय जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अभी जो गोल्ड जियो पॉलिटिकल टेंशन जो थे वो सब ओवरऑल अब फिनिश होने वाले हैं। और उसके अलावा जो अभी डॉलर इंडेक्स है उसकी वजह से हमारा रुपया और मजबूत हो सकता है, 84-85 के बीच में रेंज में रहेगा। पर उसके साथ साथ जो मार्केट में डिमांड है वो अभी तक निकली नहीं है उतनी, जो एंड कंज्यूमर जो हम देखते हैं वो हमें अभी इतना देखने नहीं मिल रहा है एज ए रिटेलर। बट ओवरऑल गोल्ड अभी एक रेंज बाउंड ही रहेगा। नीचे से नीचे आप 3000, 3040, $3050 और ऊपर 3300-3400 के बीच में ही चलते रहेगा। बट एकदम अगर अपने देखें तो नेक्स्ट 15 to 20 डेज में जो हैपनिंग होने वाली है, अभी 9 जुलाई का टैरिफ वार का अनाउंसमेंट होने वाला है, उसमें जिस तरह के अभी सेंटिमेंट्स और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस से, उससे ये लग रहा है कि सॉफ्ट होने वाला है यूएस जो टैरिफ वार को लेके। और उसकी वजह से मुझे लगता है एक एक करेक्शन बनता है यहाँ पे। और ओके, तो विकास जी प्राइसेस में करेक्शन तो जैसे अजय ने भी कहा कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है, आपने भी कहा कि 3000, 3040, 50 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन करंट लेवल्स पे क्या बाइंग लौटी है, या फिर आपको लगता है कि प्राइसेस अब जब सभी कह रहे हैं कि सोने के भाव और गिरेंगे तो क्या खरीदार इंतजार कर रहे हैं? खरीदार एक्चुअली मेंटली जो है ना, एज ए बायर 90,000
से 1 लाख, जो 70,000 से एक साथ में 90,000 और लाख तक पहुंच गया सोना, तो ये भाव जो है ना, ये कंज्यूमर को एडप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वार की वजह से एक बार में सोना ऐसा बढ़ गया, तो शायद वार खत्म होगा तो सोना वापस नीचे आएगा। तो वो लेवल से एक बार उनको सस्टेन करने के लिए उनको एडप्ट करने में टाइम लगता है, तो उसी का वेट एंड वॉच चल रहा है। बट आने वाली जो खरीदारी और जो वेडिंग सीजन्स हैं, और जुलाई अगस्त, तो अगस्त में अपना IIGS होता है, उसके बाद से जनरली जो ट्रेंड देखते आ रहे हैं, गोल्ड बढ़ा ही है, हर साल बढ़ता है अगस्त के बाद में। विकास जी, जैसे आपने कहा कि साइडलाइंस पे है, कोई बहुत बड़ी खरीदारी नहीं है, गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सबको है, तो तब तक लोग अपने बजट में शायद यहाँ पर सोना खरीदेंगे। किस तरह का टिकट साइज की एक्सपेक्टेशन है आगे जाकर, और क्या कुछ अब आप और बाकी जूलर्स एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर कंज्यूमर्स के लिए लेकर आ रहे हैं? नहीं, फॉर कंज्यूमर ट्रेंड के हिसाब से अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड जो है, एज ए कंज्यूमर जो है, आपके वेट एंड वॉच पे है, और टिकट साइज पे ऐसा है कि वो अभी बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग करने के मूड में नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग के मूड में नहीं है अभी। पर इससे ऐसा लग रहा है कि जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, गोल्ड मार्केट जो है नेक्स्ट क्वार्टर बहुत अच्छा जाने वाला है। और जो आने वाली टाइम है, जैसे वेडिंग सीजन है, फेस्टिवल बाइंग है, दिवाली है, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होता है, तो इस तरह से गोल्ड आने में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत ऐसे कमजोर नहीं लग रहा है जो बाइंग स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर्स। ऑल राइट, विकास सोनी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली कंज्यूमर्स ऑन द साइड लाइन्स हैं, लेकिन अगला क्वार्टर यहाँ पर बेहतर हो सकता है। एक्चुअली अगस्त ऑनवर्ड्स ज़्यादातर ज्वेलरी इंडस्ट्री की उम्मीद है कि हम एक बेहतरीन खरीदारी आता हुआ देखेंगे, क्योंकि फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन अजय, चांदी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत भारी कंसोलिडेशन है, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेंड में। कुछ करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि फॉर द टाइम बिंग इसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, चांदी वैसे भी 15-20 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है। डोमेस्टिक मार्केट में 1,05,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 1,08,000 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। इंटरनेशनल में भी $37 का लेवल ब्रीच जरूर किया था, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि $37 का लेवल ब्रीच करके अब 40 तक जाएगा। हालांकि ईयर एंड तक $40 डेफिनेटली दिखाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ेंगे। पर ध्यान रखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो इस वक्त 91 के करीब है, ये दिखा रहा है एक अच्छी खासी गिरावट, जो 84-85 तक का लेवल दिखा दे। अब जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है, इसका मतलब है सोने में गिरावट आएगी, और चांदी उससे ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो एक कॉल ये हो सकता है कि सोने में अगर समझो लेट से 2-5% का फॉल आता है, तो चांदी 1-आधे% पे कंसोलिडेट कर जाएगी। तो मुझे लगता है चांदी के लिए वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि या तो ये 1,10,000 के ऊपर का ब्रेकआउट दे तो हम बाय करें ऊपर में 1,15, 1,16 के टारगेट के लिए, या 1,05,000 के नीचे का ब्रेकडाउन दे जो हम 1,00,000 से 1,01,000 तक का लेवल देखे। तो टाइमिंग बेटर, स्टे अवे। मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, जब तक कोई नया ट्रिगर नहीं आएगा मार्केट दायरे में रहेगा। आज के लिए मुझे लगता है कि 1,06,500 से लेकर 1,08,200 के दायरे में रहेगा। धीरे धीरे दबाव बनेगा जब 1,08,000 के करीब जाता है। तो अजय, आप मेटल्स कैसे देखते हैं? क्योंकि कॉपर में एक नया हाई बनता हुआ नजर आया है, नया हाई एज इन नया 3 महीने का हाई बनता हुआ नजर आया है, लेकिन स्टील में, आयरन ओर में 2-3% की तेजी थी ओवरनाइट। जिंक और एल्यूमिनियम भी ठीक ठाक काम करते हुए नजर आए हैं। कोई बाय रिकमेंडेशन जो यहाँ निकलती है, और क्यों? और पहला चीज तो हम लोग Q3 में जब एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होगी, खास करके सभी मेटल पैक के लिए। खास करके कॉपर की बात करें तो कॉपर के लिए मैं ज्यादा करके सिल्वर कॉपर रेशियो को देखता हूँ। जब सिल्वर कॉपर रेशियो देखते हैं, तो यहाँ पे लग रहा था जो चांदी का रैली है वो कॉपर अपने आप को सपोर्ट करने के लिए लेके ही आएगा। हाँ, न्यूज में अगर हम देखें तो पहला जब से यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन कम हुआ, तब से ही हमने देखा पूरे बेस मेटल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि साथ में माइनिंग साइड से, या हम बोल सकते हैं कि सप्लाई साइड से भी कुछ कंसर्न्स बनते हुए दिखाई दिए, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। $10,000 का लेवल हमने कॉपर को क्रॉस करते हुए देखा है। एलएमई और संगाई के बीच में जो सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री का ड्रॉडाउन हुआ था, ये भी एक बड़ा कारण रहा था, जिसकी वजह से अभी हमने रिकवरी होते हुए देखी है। चाइना से नंबर्स थोड़े बहुत ठीक ठाक है, बट मुझे लगता है कि यस, कॉपर इज गेटिंग अ वेरी गुड रूम, जो ऊपर में 920 का लेवल तोड़ के 940 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो आई वुड बी मोर बुलिश ऑन कॉपर
यहाँ पे 900 के करीब ले सकते हैं, 890 का स्टॉप लॉस। इमीडिएट टारगेट तो 918.20 का ही रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही काउंटर में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी है। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि बाइंग करके ही चलना चाहिए, जहाँ पे जिंक को हालांकि 260 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है, बट 256 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 253 का स्टॉप लॉस, 260 का टारगेट। एल्यूमिनियम भी 248 के करीब लेके चलिए, लेकिन सबसे सेफ मुझे आज की डेट में जो दिखाई दे रहा है वो कॉपर ही दिखाई दे रहा है। तो यानी कॉपर में तेजी बरकरार रह सकती है और कॉपर में अच्छे खासे गेंस भी देखने को मिले हैं। काफी लोज छूने के बाद 900 के ऊपर का कॉपर और उसके और ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशंस भी। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मस्टर्ड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इस ब्रेक के बाद। और अमेरिका ने वियतनाम के साथ डील साइन कर ली है। अब वियतनाम अमेरिका को 20% के टैरिफ पर चीजें एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन भारत पर अब तक 26% का टैरिफ लगा है। हालांकि 9 जुलाई की तारीख करीब है, लेकिन कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वियतनाम के साथ हुई इस डील से थोड़ी परेशान है। क्या और कैसे हैं हालात, बताने के लिए हमारे साथ BSL के MD निवेदन चुरीवाल हैं। निवेदन जी, जब से US वियतनाम की डील हुई है, सभी की एक ही बात है कि एज ऑफ नाउ हम कॉम्पिटिटिव पोजिशन में नहीं हैं, क्योंकि वियतनाम के साथ डील पहले हुई है। इंडस्ट्री कैसे देखती है वन से, और सेकंड किस तरह के नंबर्स हैं और आगे जाकर क्या एक्सपेक्टेशन है? जी मनीषा जी, नमस्कार। मैं इस प्रश्न के उत्तर को 2-3 भाग में विभाजित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये ट्रेड डील बिल्कुल हुई है, पर जो हमारा अनुभव रहा है पिछले 3-4 महीनों में, परिस्थिति रोज बदल रही है। रोज सुबह हम उठते हैं और देखते हैं कि कल कुछ नया हो गया है। तो 9 जुलाई तक अंततः क्या परिणाम होता है या फाइनल परिस्थिति क्या होती है, वो हम सब कोई भी नहीं कह पाएंगे। या उसके बाद भी यदि कोई परिवर्तन होता है, चाहे वो वियतनाम के ड्यूटी हो या हम टैरिफ हो या हमारा फाइनल टैरिफ हो, पता नहीं। और भारत का अंततः क्या टैरिफ होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हम वियतनाम के ऊपर हैं या नीचे हैं। तो अभी जो स्थिति है वो फाइनल परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि जो भी फाइनल टैरिफ डील भारत के साथ होगी, भारत एक संभवतः एक स्वीट स्पॉट में जहां तक रहना चाहिए। जो हमारी सबसे बड़ी कंपटीशन है चाइना, उसके साथ डेफिनेटली हम एक एडवांटेजेस पोजीशन में रहेंगे। वियतनाम से ये लग रहा है कि शायद उनके टैरिफ्स हमसे 5-6% नीचे रहें, पर इसको भी हमको देखना पड़ेगा कि किस सही संदर्भ में देखना आवश्यक है। कि टेक्सटाइल की यदि हम बात करें तो गारमेंट में वियतनाम हमसे काफी आगे है, तो गारमेंट एक्सपोर्ट में शायद इसका प्रभाव पड़े। पर यदि हम यान की या फैब्रिक की बात करते हैं और कॉटन की अगर बात करते हैं, तो शायद उतना प्रभाव नहीं पड़े। तो कुल मिला के ये अभी इसको यदि मैं कहूँ तो सिचुएशन इज स्टिल फ्लूइड, एंड इसकी सटीक टिप्पणी शायद 9 तारीख के बाद करना ही उपयुक्त रहे। अगर जैसे आपने कहा सारा कुछ हाइपोथेटिकल है, अभी रोजाना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। अगर 4 से 5% का वो ड्यूटी का गैप रहता है, तो गारमेंट में लेके फिर यहाँ पर क्या कंसर्न रह सकती है? जैसे मैंने कहा, गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी है, सो गारमेंट इंडस्ट्री पे डेफिनेटली हिट होगा। 4-5% का अंतराल काफी बड़ा अंतर है, तो गारमेंट इंडस्ट्री को उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। शायद वो गवर्नमेंट से ऑलरेडी टेकअप कर रहे होंगे कैसे इस अंतराल को कम किया जाए। पर यदि यहाँ तक यान और फैब्रिक की बात है, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटिव हैं, और यान और फैब्रिक में जो विश्व के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो चाइना है और टर्की है। और आज के दिन जो राजनीतिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक हालात हैं और जो टैरिफ सिचुएशन है, इन सबको यदि मैं देखूं तो मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि भारत की स्थिति इन दोनों से काफी बेहतर होगी। और कॉटन की अगर हम विशेष करके बात करें तो चाइनीज कॉटन पे तो प्रैक्टिकली सभी जगह सैंक्शंस हैं, वियतनाम में कोई विशेष कॉटन है नहीं। तो कॉटन उद्योग को लेकर यदि हम बात करें तो भारत एक एडवांटेजेस पोजीशन में डेफिनेटली रहेगा, और ओवरऑल टेक्सटाइल में भी अदर देन गारमेंट एडवांटेजेस पोजीशन में रहने की पूरी संभावना है। फेयर पॉइंट। निवेदन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, काफ़ी फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन इमीडिएटली उस सिचुएशन पे फिलहाल रिएक्ट करने के लिए आपका आभार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मस्टर्ड की कर लेते हैं। और देश में सरसों की आवक और पैराई कैसी है, बताने के लिए हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हैं। अनिल जी, आपकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, किस तरह की अवेलेबिलिटी है, डिमांड है और प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखेंगे? मार्केट में पिछले 2 महीने से मस्टर्ड तेल की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, और कल 7 से 8% एवरी ईयर मस्टर्ड तेल की खपत बढ़ रही है, और 10% की तेजी हमको देखने को भी मिली है। नीचे में जो तेल 135 रुपए किलो हो गया था, वो अभी 150 से 155 रुपए किलो के बीच में चल रहा है। तो डिमांड अभी बराबर बनी हुई है। हालांकि दूसरे तेलों से, सोया से, पाम से, सनफ्लावर से
मतलब मुझे लगता है लाइफ टाइम डिफरेंस बढ़ गया, 32 से 33 रुपए का डिफरेंस हो गया। पहले किसी टाइम पे ये 30 रुपए तक का डिफरेंस गया था, लेकिन फिर भी मस्टर्ड की डिमांड इंडिया में कोविड के बाद बढ़ी है और क्रैशिंग लास्ट ईयर से जून में 10% ज्यादा हुई है। लास्ट ईयर जो जून में हुई थी उससे 10% क्रैशिंग ज्यादा हुई है। और अवेलेबिलिटी की बात यह है, माल अभी फार्मर्स के पास भी है, गवर्नमेंट एजेंसी के पास भी है, ट्रेड के पास भी है, तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से माल आता रहेगा। लेकिन मार्केट में अभी कोई घटने वाला बाजार नहीं है, मार्केट में डिमांड बनी रहेगी जुलाई अगस्त में। और डिमांड किस तरह की ऊपर जाता हुआ देखते हैं अनिल जी, और कोई एट ऑल यहाँ पर कंपटीशन बनता हुआ देखते हैं इंपोर्टेड तेलों से, क्योंकि जिनसे भी हमारी बात हो रही है माना जा रहा है कि पाम 8-9 लाख टन आएगा और काफ़ी ज़्यादा अदर दूसरे तेलों का भी इंपोर्ट ज़्यादा माना जा रहा है। 100% इसका असर देखने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो 5 दिन बाद 7 दिन बाद में देखने को जरूर मिलेगा। 35 रुपए किलो के ऊपर का डिफरेंस बनते ही इसकी बिक्री में कमजोरी आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि 155 रुपए किलो के तेल में अभी और कोई तेजी बने, लेकिन मार्केट यहाँ पर सेटल रहेगा क्योंकि जुलाई में बारिश का टाइम है, अराइवल किसान की अराइवल कम है। खाली सप्लाई चेन जो है वो भारत सरकार की एजेंसी, गवर्नमेंट की जो भी एजेंसी बेच रही है उनकी तरफ से सप्लाई चेन है या स्टॉकिस्ट की तरफ से है। फार्मर का माल कम आ रहा है तो बाजार टूटने की स्थिति नहीं है, लेकिन इस लेवल पर बाजार और बढ़े दूसरे तेलों को देखते हुए वो नहीं लगता अभी फिलहाल। अनिल जी, जैसे आपने कहा मार्केट एक और चीज़ यहाँ पर देख रहा है और वो है बुआई के नंबर्स। सोयाबीन में जिस तरह से हमने बनते हुए देखे हैं, सरसों की क्रशिंग आपने कहा अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इंडियन अवेलेबिलिटी कैसी है? एमएसपी के नीचे बाकी सारे के खाने के तेलों हैं, मस्टर्ड में क्या सेंस है? मस्टर्ड एमएसपी के ऊपर है। मस्टर्ड की एमएसपी 5,950 है और माल जो भी मंडियों में बिक रहा है वो 6200 से लेकर 6400-6500 रुपए बिक रहा है। सो इसमें मस्टर्ड ऑयल बेस आइटम है, ऑयल तेज है। मस्टर्ड में से ऑयल और केक निकलती है, केक मद्दी है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बेस आइटम है इसलिए मस्टर्ड तेज है। वहीं आप सोयाबीन की बात करें तो एमएसपी 4,892 रुपए 4892 है, लेकिन उसका भाव मंडी में 4,100 रुपए है। उसकी वजह यह है कि उसमें 83% डीओसी निकलती है। डीओसी उसमें डीओसी की प्रॉब्लम ज्यादा है, लेकिन लोकल तेल यहाँ पे क्रैशिंग होएगी। मस्टर्ड की क्रैशिंग भी अच्छी होएगी, सोया की क्रैशिंग भी अच्छी होएगी। दोनों की सप्लाई चेन गवर्नमेंट एजेंसियों की तरफ से चालू है। सरकार सोयाबीन भी बेच रही है, सरकार सरसों भी बेच रही है, तो इंडिया में डोमेस्टिक माल, डोमेस्टिक तेल मिलेगा भी मिलेगा। एक फाइनल सवाल अनिल जी, और जैसे आपने कहा कि आगे जाकर भी मांग बढ़ती है, जो कि यूजुअली देखने को मिलता भी है कि बरसात के मौसमों में जुलाई, अगस्त, सितंबर में हम यहाँ पर खाने के तेलों की मांग बढ़ता हुआ देखते हैं। फ्राइंग है, फेस्टिवल्स हैं, शादियां हैं, किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन फिर बनती हुई नजर आ रही है इन महीनों में? नहीं, डिमांड बनी रहेगी आगे। अभी जुलाई में अचार की डिमांड आई है। अगस्त हल्का सा थोड़ा कमजोर रह सकता है। सितंबर अक्टूबर में फिर फेस्टिवल सीजन की आ जाएगी, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, उसके बाद में मैरिज की डिमांड आ जाएगी। तो आने वाले 4-5 महीने जो है वो डिमांड रहेंगे। लेकिन मुझे डिमांड के साथ में ये लगता है कि माल की अवेलेबिलिटी भी रहेगी, डिमांड भी रहेगी, क्रैशिंग भी रहेगी, और एक भाव जो बढ़ गया वो अब रेंज में देखने को मिलेगा दूसरे तेलों को देखते हुए। जी, आपका पॉइंट टेकन कि वो रिलेटिवली हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइसेस यहाँ पर फर्म रहेंगे। अगर पिछले 10-15 दिन की अगर बात की जाए तो सरसों के प्राइसेस में बढ़त देखने को मिली भी है, और जैसे आपने कहा क्रशिंग 10% ज़्यादा है, उसके बावजूद भी डिमांड अच्छी है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ दिखा। अनिल छत्तर जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ें मस्टर्ड के बारे में बात भी करने के लिए। बल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे इक्विटीज़ पर।